हेलो बच्चों। जो कि हम लोग का प्रोसेस चल रहा है, जो मैं आपको लेक्चर्स दे रहा हूँ यूट्यूब पर, उसमें हम लोगों ने सुपर कंडक्टिविटी ख़त्म कर ली है। तो अभी तक अगर मैं बात करूँ कितना कंक्लूड किया है, तो क्वांटम मैकेनिक्स हम लोग ख़त्म कर चुके हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ख़त्म कर चुके हैं, सुपर कंडक्टिविटी ख़त्म कर चुके हैं। हमारे पास बचा है लेजर फाइबर ऑप्टिक और दूसरा बचा है वेव ऑप्टिक, और एक हाफ पार्ट जो है दैट इज़ द नैनो साइंस वाला है। 5 में से 2.5 हम कंप्लीट कर चुके हैं, 2.5 हमारे पास यूनिट बची है। लेकिन जो क्वांटम पढ़ाया है मैंने आपको, उसमें फिर न्यूमेरिकल हम लोगों ने नहीं किए। डेरिवेशंस वगैरह, थ्योरी वगैरह के बारे में काफ़ी डिटेल में मैंने बात की है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को भी कोशिश की है जितना आपके स्तर पर डिटेल में हो सके उतना डिटेल में करने की। अब हम उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो सुपर कंडक्टिविटी में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। अब हम उन न्यूमेरिकल्स वाले सेक्शन को साथ साथ करते रहेंगे। तो आप में से कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि वेव ऑप्टिक्स कब शुरू करेंगे, तो वेव ऑप्टिक्स भी हम शुरू कर रहे हैं, और साथ ही साथ न्यूमेरिकल के भी आपको साथ में क्वेश्चन मिलते रहेंगे। अभी मेरे हाथ में जो शीट है ये मैं इस लेक्चर के बाद अपने ऐप पे अपलोड कर दूंगा। इसमें कुछ 10-12 क्वेश्चन हैं, और ये टाइप ऑफ क्वेश्चन है। देखो बच्चों, एक ऐसी चीज़ होती है ना, हमें बहुत सारे क्वेश्चन नहीं लगाने होते हैं, हमें अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन लगाने होते हैं। तो अगर किसी थ्योरी के अंदर कुछ 8-10 महत्वपूर्ण बातें होंगी जिन पर न्यूमेरिकल बनते होंगे, उनमें डाटा चेंज करके, सिचुएशन चेंज करके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपको कोशिश करना है कि उन 8-10 किस्म की जो इक्वेशंस, जो प्रॉब्लम है, उनको सॉल्व करें, ना कि एक ही तरह के कॉन्सेप्ट पर 8-10 प्रॉब्लम। कोई उसका बहुत फ़ायदा नहीं होता। इट इज़ जस्ट लाइक अ बीटिंग द बुश, कुछ मतलब नहीं है। सो व्हाट यू नीड इज़ टू विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल्स को, आपको न्यूमेरिकल की सहायता से उस कॉन्सेप्ट को समझना होता है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखो। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अर्थ। ओके, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन मुझे लगा, तो मैंने इसको आपको दिया है कि आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द अर्थ निकालनी है। देखो एक बार ज़रा सा फिर से समझो, डी ब्रॉगली ने क्या कहा था। डी ब्रॉगली ने ये कहा था कि कोई भी मटेरियल पार्टिकल जब मूव करता है तो हम ये कहते हैं कि उस मटेरियल पार्टिकल का एक वेव बिहेवियर उसके साथ आ जाता है, और उस वेव बिहेवियर को हम लैम्डा इज इक्वल टू h/p इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो इस लॉजिक के हिसाब से केवल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के साथ ही वेव बिहेवियर नहीं, हम लोग भी तो हैं, हम भी तो मूव कर रहे हैं, इस समय हम चल रहे हैं, हमारे साथ भी वेव बिहेवियर होना चाहिए। पृथ्वी भी घूम रही है, इसके साथ भी वेव बिहेवियर होना चाहिए। तो सवाल ये है कि फिर हम अर्थ का वेव बिहेवियर या हम अपना वेव बिहेवियर क्यों नहीं देखते हैं। हम जैसे इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इंटरफेरेंस जैसे भी घटनाएँ दिखाता है, जो क्वांटम डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम लोग ने देखा है। तो क्या हम भी इस तरह की घटनाएं नहीं दिखा सकते? तो जवाब है नहीं, क्योंकि हमारे साथ जो हमारा वेव नेचर जो जुड़ा होगा, वो वेवलेंथ इतनी ज़्यादा स्मॉल होगी कि वो इनसिग्निफिकेंट रहेगी। तो हम एज अ क्लासिकल ऑब्जेक्ट काम करते हैं, अर्थ एज अ क्लासिकल ऑब्जेक्ट काम करती है। अच्छा, कैसे इसको प्रूव करेंगे? इसका एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये कि कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अर्थ। ओके, आपको दिया क्या गया है, मास ऑफ अर्थ इज 6 × 10⁻24 kg। तो मास ऑफ अर्थ जो है वो 6 × 10⁻24 kg, ये इसका वजन है। और जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है अर्थ की, वो है, ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है 3 × 10⁻4 मीटर पर सेकेंड। प्रश्न आपसे पूछा गया है कैलकुलेट द डी ब्रॉय वेवलेंथ। तो ठीक है, वेवलेंथ की हो गया लैम्डा इज इक्वल टू h मास ऑफ अर्थ इंटू वेलोसिटी। अब भाई अर्थ है तो और जो उसकी वेलोसिटी है वो है, तो लैम्डा इज इक्वल टू 6.62 × 10⁻34 जूल सेकेंड डिवाइडेड बाई 6 × 10⁻24 इंटू 3 × 10⁻4। चूँकि हमने सब कुछ MKS में रखा है, तो इसका जो वैल्यू आएगी वो भी मीटर में आएगी। तो इसको मैंने कैलकुलेट करके रखा है, और
इसको कैलकुलेट करने के बाद आपके पास वैल्यू आती है 3.68, इसकी वैल्यू आएगी 3.68 इंटू 10⁻⁻63 मीटर, है ना ये वैल्यू। अच्छा, एक एंगस्ट्रॉम जो होता है वो होता है 10⁻10 मीटर का, और एक एंगस्ट्रॉम में बहुत छोटी यूनिट होती है। आप कह रहे हो हमारी जो अर्थ है इसके साथ जुड़ी हुई जो वेवलेंथ होगी उसका जो ये ऑर्डर है 10⁻⁻63 मीटर का होगा, इतना कम कि हम नहीं देख सकते उसको। सो आप लिखोगे, अभी आप यहाँ पे लिख सकते हो, दिस इज सो स्मॉल टू show any practical application. So small, this is so small for any practical significance. इतना छोटा कि महत्वहीन आप इसको समझ सकते हो, महत्वहीन हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया इसका। ओके, our next question is kinetic energy of electron is 4.5 into 10⁻⁻25 joule. Calculate the velocity, the momentum and the de Broglie wavelength. आपको क्या दिया गया है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया गया है और आपसे वेलोसिटी पूछा गया है, मोमेंटम पूछा गया है और वेवलेंथ पूछा गया है। अच्छा देखो, एक बार फिर से हम लोग जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ को कैलकुलेट करने के कुछ हमारे पास सिचुएशंस हैं और कुछ हमारे पास उसके उसी हिसाब से बदलते हुए फॉर्मूले हैं। उनको एक जगह नोट कर लोगे तो आप इसको कर सकते हो। देखो, वैसे तो जो मैंने देखा है, जो मेरा अनुभव है वो ये है कि जब आपके पास क्वेश्चंस आते हैं तो प्लग इन टाइप के होते हैं। प्लग इन मतलब आपको फार्मूला मालूम है और फिर आपके पास जो डाटा है, आप डाटा सही पहचान ले रहे हो क्वेश्चन में, तो उठा करके क्वेश्चन का वो डाटा आप अपने उस फॉर्मूले में रख दोगे एंड जस्ट थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है, गुणा भाग करना हो और यू विल गेट द आंसर। इस तरह का होता है। लेकिन जो बेसिक नेचर है फिजिक्स के क्वेश्चंस का, मतलब जो हम इंजीनियरिंग फिजिक्स का ना कह के वैसे फिजिक्स के हैं, उसमें क्या होता है ना कि हमें कुछ हद तक चीज़ों को डिराइव करना होता है। देन वी नीड टू डेवलप अ फार्मूला, एक ऐसा फार्मूला जो कि सीधा फार्मूला नहीं कि सीधे हमको फार्मूले की शीट में दिखता है। हमें कुछ हद तक बदली हुई सिचुएशन के हिसाब से फार्मूला निकाल के देन उसमें हमें डाटा रखना होता है। बट यहाँ इंजीनियरिंग फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो हमारे सवाल काफ़ी हद तक सीधे होते हैं। इन केस अगर वो कुछ टेढ़े हो सकते हैं तो मैंने कोशिश की है थोड़े उन टेढ़ी रास्ते पे जाते हुए सवालों को थोड़ा सा डिस्कस कर ले, क्योंकि इजी तो हर कोई बोल ही रहा है। इजी के बारे में तो आप खुद भी बुक से उसको अच्छे से देख सकते हो। जो थोड़ा सा जहाँ फंसने वाला मामला होता है, उन जगहों पर जहाँ टीचर की आवश्यकता होती है, वहाँ पर हम आपकी कुछ मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हाँ, हम लोग बात कर रहे थे कितने तरह से डी ब्रॉगली वेवलेंथ लिख सकते हैं। तो एक तो होता है लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन पी, ठीक है। अच्छा, p की वैल्यू रखोगे तो ये हो जाएगा h अपॉन mv। ओके, अच्छा, एक पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है। जब मूव कर रहा है तो उसकी जो टोटल एनर्जी कह लो या काइनेटिक एनर्जी कह लो, वो E है। तो E किसके बराबर है? हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी। तो आप यहाँ पर एक चीज़ कर सकते हो, आप m से मल्टीप्लाई कर दो और m से डिवाइड कर दो। तो मल्टीप्लाई करोगे तो m² हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा, ये हो जाएगा p² आराम से। तो यहाँ से p आ जाएगा, p² आ जाएगा 2me। सो p आ जाएगा √2me, इज द एनर्जी। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? h अपॉन 2me। ये फार्मूला आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। कोशिश करो कि कुछ दिमाग में इकट्ठा ना करना पड़े, जस्ट इसी तरह से ये आपको मालूम है, यहाँ से आप डिराइव कर सकते हो, बट फिर भी याद रख लो तो बहुत अच्छी बात है। तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन 2me। अब E इज़ द एनर्जी। किसी पार्टिकल को, अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, उसको हम क्या कर सकते हैं? उसको हम पोटेंशियल के माध्यम से एक्सेलरेट करा सकते हैं। जैसे एक नेगेटिव प्लेट रखी, इलेक्ट्रॉन है, प्लेट रखी, अचानक से नेगेटिव पोटेंशियल दिया, जैसे प्लेट पे नेगेटिव पोटेंशियल आया, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा, इलेक्ट्रॉन भगा, वेलोसिटी गेन की, डी ब्रॉगली वेवलेंथ वहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हमारी टोटल एनर्जी जो है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन
और कोई पोटेंशियल v है जिसमें वो एक्सेलरेट हो रहा है उसके मालूम है, तो उस एनर्जी को आप EV लिख सकते हो। तो लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी, h/√2m e टाइम v या v नॉट, जो भी आप नोटेशन यूज करो, ये हो जाएगा। कब, जब हमारा कोई चार्ज पार्टिकल है और वो किसी पोटेंशियल v में एक्सेलरेट हो रहा है, किसी पोटेंशियल v की वजह से एक्सेलरेट हो रहा है। ओके, एक तो ये तरीका हो गया। एक तरीका ये हो सकता है जैसे कि आप थर्मियोनिक एमिशन का प्रोसेस सुने होंगे, जिसमें क्या होता है ना कि हम किसी मेटल की प्लेट को गर्म करते हैं, तो गर्म करने से उसके अंदर थर्मल एनर्जी, जब उसके अंदर हीट फ्लो होती है तो वो हीट क्या करती है, इलेक्ट्रॉनों को पुश करती है, उनको एनर्जी देती है। इलेक्ट्रॉन एनर्जी करते हुए एक बार इतनी तेज़ी से पुश करते होते हैं कि सरफेस से बाहर निकल जाते हैं। ओके, सो इसको कहते हैं कि थर्मियोनिक, मतलब थर्मल एनर्जी की वजह से वो एमिट आउट हो गया है। तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, जो एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है 3/2 kT, K इज़ द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो अगर ये रखोगे तो लेमडा इज इक्वल टू हो जाएगा h/√2m 3/2 kT, और इसमें हम h/√3m kT इस तरह का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये है कुछ सिचुएशंस जिसमें कि हम जिन सिचुएशंस में हम ऐसा करते हैं कि आप एनर्जी को निकालते हो, कभी इस सिचुएशन में, कभी थर्मल सिचुएशन में, कभी P दिया गया है, कभी मास दिया गया है, वेलोसिटी दी गई है, तो हम अपने सवाल के हिसाब से अपनी सिचुएशन को देखेंगे इनमें से और उस पर उसको अप्लाई कर देंगे। ओके, ये सब लिखवाया है मैंने आपको, जो मेन लेक्चर है हमारे उसमें ये सब चीज़ें मौजूद हैं। आती है बात लेमडा इज इक्वल टू h/√2m e की। तो हमारा प्रश्न है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो वी हैव व्हाट वी हैव इन द सेकेंड क्वेश्चन, काइनेटिक एनर्जी इज 4.5 इंटू 10⁻⁻25 जूल, 10⁻⁻25 जूल ये एनर्जी दी गई है। तो हमसे पूछा गया है कि V निकालो, P निकालो, लेमडा निकालो। तो हमारा अननोन क्या है, V नहीं मालूम है, P नहीं मालूम है और लेमडा नहीं मालूम है। तो क्या हम लेमडा सीधे यहाँ से नहीं निकाल सकते? देखें यहाँ पर, सिंस लेमडा इज इक्वल टू h/2m e, ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो आप को क्या मिल जाएगा यहाँ से, तो जाएगा 6.62 10⁻⁻34 जूल और √2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 मालूम ही है, 4.5 इंटू 10⁻⁻24 जूल में है, तो जूल सेकेंड है, ये जूल सेकेंड है। तो ये सब कुछ जब सॉल्व करोगे तो लेमडा की वैल्यू जो होगी वो कितनी आएगी, इसकी लेमडा की वैल्यू जो निकली है वो है 7.27 इंटू 10⁻⁻7। तो ये हो जाएगी 7.27 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ठीक है, यहाँ से आपने लेमडा निकाल लिया, तो लेमडा को इस तरह से कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अब आपको P निकालना है। तो आपको मालूम है कि लेमडा इज इक्वल टू h/P होता है, या P बराबर h बाई लेमडा होता है। तो 6.62 10⁻⁻34 जूल सेकेंड ये होता ही है। ये वैल्यू निकाली है 7.27 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसकी जो वैल्यू मैंने कैलकुलेट करके रखी है वो है 9.1 इंटू 10⁻⁻28 9.1 इंटू 10⁻⁻28 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। चूँकि MKS में सब चीज़ चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेमडा आ गया, सो आपके पास P आ गया। तो P भी हमने कैलकुलेट कर लिया। लेमडा कितना निकाला था, 7.27 माइनस 7, ये है 9.1 10⁻28। अब बात आती है V की। तो V को निकालना भी हमारे लिए कोई बहुत मुश्किल की बात नहीं होगी, यहीं से निकाल लो। हमें मालूम है कि जो P होता है वो m टाइम V होता है। तो P आपको मालूम है, V का हो जाएगा P बाई m। तो P हो गया 9.1 इंटू 10⁻⁻28,
यूनिट उसकी लिख दो, डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31, तो ये 28, 29, 30, 31, तो ये 10⁻3 मीटर पर सेकेंड। तो कट जाएगा ना, ये कट जाएगा, यहाँ पे देखोगे 10⁻3 मीटर पर सेकेंड, 1000 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। ठीक है, ये हो गया इसको कैलकुलेट करने का तरीका। यही एक तरीका थोड़ी है, और भी तरीके हैं। चलो एक और तरीके से देखते हैं। जैसे हमने मालूम है कि E बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर, तो V बराबर क्या हो जाएगा 2E/m का अंडर रूट, है ना, इस तरह से। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4.5 गुणे 10⁻⁻25 डिवाइडेड बाई 9.1 10⁻⁻31, और यूनिट वगैरह सब है वैसी। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, देखो 45 है ना, 45 से 4.5 90, वही ये इसके बराबर हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। और यहाँ कितना होगा, यहाँ 25, 5, 30, 1, 6, तो यहाँ से आपके पास आएगा लग 1 गुणे 10⁻+6, तो इसका अंडर रूट लोगे तो 10⁻3 मीटर पर सेकेंड आएगा, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर निकाल रखा है, वही चीज़ आ जाएगी अगेन। अब देखो V निकल आया है, तो अब V निकल आया है तो इसमें रख दोगे, तो इस फार्मूले में रखोगे तो P बराबर होगा 9.1 इंटू 10⁻⁻31, V हो जाएगा 10⁻3, हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻⁻28, जो कि हमने यहाँ निकाला था। ये देखो, ये तो इस तरह से भी निकाल सकते हो। अब उल्टा चले ना, पहले वेलोसिटी निकाला, फिर मोमेंटम निकाला, और फिर मोमेंटम को यहाँ रख दो, h से डिवाइड कर दोगे तो आपको लेमडा की वैल्यू ये निकल आएगी। तो किसी भी तरीके से हम जा सकते हैं, अपनी जो डिजायर्ड क्वांटिटी है उनको निकाल सकते हैं। आई होप आपने दोनों तरीके समझ लिए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तृतीय क्वेश्चन की तरफ हम अपना स्थान करते हैं, और तीसरा क्वेश्चन है फाइंड द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन ऑफ एनर्जी 12.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आकर के हमारे सामने हमारा रास्ता रोके हुए खड़ा रहेगा, और वो कॉन्सेप्ट जो है वो रिलेटिविटी से जुड़ा हुआ है। अब आपको ये क्या चीज़ है, तो बच्चों इससे पहले जब पुराना सिलेबस था AKTU का, तो पुराने सिलेबस में रिलेटिविटी पढ़ाई जाती थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मतलब जिसमें कि हम आइंस्टीन की थ्योरी पढ़ते थे कि वेलोसिटी की जब लिमिट, वेलोसिटी जब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चली जाती है, उसके लगभग होती है किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, तो कौन सी फिजिक्स काम करती है। तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि न्यूटन की फिजिक्स वहाँ पे काम नहीं करती। न्यूटन की फिजिक्स अपनी लिमिटेशंस वहाँ देखती है, और वहाँ आइंस्टीन के द्वारा बताई गई रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स है वो अपना काम करती है। लेकिन फिर हुआ ये समय के साथ साथ कि उसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं। तो हम लोगों ने कहा कि भाई रिलेटिविटी क्यों पढ़ाई जा रही बीटेक वाले बच्चों को, बीटेक वाले बच्चे तो एप्लीकेशंस वाली चीज़ें पढ़नी चाहिए। क्या एप्लीकेशन है टेक्नोलॉजी में, रिलेटिविटी का क्या एप्लीकेशन है। तो अगर उस तरह की बात देखो तो GPS सिस्टम एक है जो कि रिलेटिविटी के द्वारा कैलकुलेशन करता है टाइम डायलेशन का, और उससे अपने करेक्शन करता है अपने डाटा में। बस इतनी छोटी एप्लीकेशन को जैसे रिलेटिविटी पढ़ रहे हो। अब कौन समझाए, धुरंधरों की दुनिया खाली तो है नहीं धुरंधरों से। तो अल्टीमेटली हुआ क्या कि रिलेटिविटी हमारे नए सिलेबस से हट गई। हमारे नए सिलेबस में क्वांटम आ गया। अब क्वांटम पढ़ाने की लॉजिक ये है कि भाई नैनो टेक्नोलॉजी चीज़ें पढ़ा रहे हो तो क्वांटम के रूल उसमें लगते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आ गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का लॉजिक ये है कि जो कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ते हैं बच्चे, उनके लिए उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एप्लीकेशन होगा। ठीक है, ऑप्टिक्स है। ऑप्टिक्स किस लिए पढ़ रहे हो? क्योंकि ऑप्टिक्स में तमाम तरह के इंस्ट्रूमेंट्स जो ऑप्टिकल सिस्टम सेंसर्स वगैरह हैं सब उस पर काम करते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए। सुपर कंडक्टर्स किस लिए है? जो कि सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट ही आने वाले समय में सुपर कंडक्टर्स वगैरह पे बहुत जोर होगा,
नैनो साइंस है हमारे पास, लेज़र्स क्यों है, चूँकि लेज़र टेक्नोलॉजी है। तो इतना ज़्यादा स्वार्थी होकर के ये सिलेबस बना दिया गया है, जबकि अगर आप रिलेटिविटी को देखो तो जितना भी मॉडर्न डेवलपमेंट हुआ है साइंस का, उसमें कहीं ना कहीं रिलेटिविटी हर तरफ है। तो बहुत, अब हम उस पर क्या क्रिटिसाइज़ करें, हमारे क्रिटिसाइज़ करने से कोई मतलब तो है नहीं, ना कारखाने में तूती की आवाज़ का कोई मतलब नहीं है, बुद्धिमान लोगों ने सिलेबस बनाया है। लेकिन यहाँ ये जो एक सवाल ये मेरे पास मैंने आपके लिए दिया है, इस सवाल में थोड़ा सा हमें रिलेटिविटी की बातों को समझना पड़ेगा। देखो ऐसा होता है कि अभी जब हम कोई मैकेनिक्स का सिद्धांत, कोई मैकेनिक्स की प्रॉब्लम करते हैं, तो हमारे सामने एक सवाल आता है कि क्या ये, ख़ास तौर पे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के साथ में, कि क्या यहाँ रिलेटिविटी के सिद्धांत लगेंगे या आइंस्टीन के सिद्धांत लगेंगे या न्यूटन के सिद्धांत लगेंगे। मतलब हमें कौन से फार्मूले यहाँ पर अप्लाई करने हैं, हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो नॉर्मल मैकेनिक्स के फार्मूले हैं उनको अप्लाई करना है कि रिलेटिविटी के फार्मूले को अप्लाई करना है। तो उसका एक तरीका क्या होता है, उसका तरीका ये होता है कि आइंस्टीन ने एक एनर्जी के बारे में बताया था, इसे कहा था रेस्ट मास एनर्जी। और रेस्ट मास एनर्जी जो होती है, वो रेस्ट मास जो होता है उसको c² से मल्टीप्लाई कर दो तो रेस्ट मास एनर्जी आ जाती है। और एक, अगर मान लो प्रॉब्लम आपको दी गई है कि आपको कोई टोटल एनर्जी मालूम है, टोटल एनर्जी, तो किसी बॉडी की टोटल एनर्जी आपके पास है मान लो ET, और किसी बॉडी का रेस्ट मास एनर्जी है ER। तो अगर रेस्ट मास एनर्जी टोटल एनर्जी से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पर रिलेटिविटी के सिद्धांतों को मत यूज करो, आप साधारण रूप से जो सिद्धांत है न्यूटन मैकेनिक्स के, उनको यूज करो, कोई दिक्कत नहीं होना है। लेकिन अगर किसी समय हमारी जो सिस्टम की टोटल एनर्जी इस रेस्ट मास एनर्जी के इक्विवेलेंट या इससे ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब अब आपको हर हाल में वहाँ रिलेटिविटी के सिद्धांत, रिलेटिविटी के फॉर्मूले यूज करने ही करने पड़ेंगे, आप उससे नहीं बच सकते हो। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि नॉर्मल मैकेनिक्स में जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो ½ होता है, और रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में इसका फॉर्मूला m-m0c² होता है। कितना बड़ा अंतर आ जाता है, हाफ कुछ नहीं होता है। दो तरह के मास, मूविंग मास, रेस्ट मास, और फिर उसको घटा करके c² से मल्टीप्लाई करोगे, देन दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। अकॉर्डिंग टू रिलेटिविटी दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, अकॉर्डिंग टू न्यूटोनियन मैकेनिक्स दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। सो अगर आपके सिस्टम को, आपका जो सिस्टम दिया गया है उसकी रेस्ट मास एनर्जी उस सिस्टम के क्वेश्चन में दिए गए टोटल एनर्जी से ज़्यादा है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, इस फॉर्मूले को यूज नहीं करना है। तो हमारा जो प्रश्न नंबर 3 है वो इसी तरह का एक सवाल है। अब फिर वही बात है, आपके लिए आए ना आए आपके एग्ज़ाम में, बट यू शुड नो इट, यू शुड नो इट, मालूम होना चाहिए। तो सवाल ये है कि de Broglie वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन ऑफ एनर्जी, न्यूट्रॉन की एनर्जी कितनी दी गई है, न्यूट्रॉन की एनर्जी दी गई है 12.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एनर्जी का एक मात्रक है, मतलब एक यूनिट है एनर्जी की, जैसे जूल होती है, पहले अर्ग होती थी, वैसे ही ये भी एनर्जी का मात्रक है। और चूंकि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो होते हैं, छोटे पार्टिकल होते हैं, इनकी एनर्जी बहुत कम होती है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नापते हैं। 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को तय करने में इलेक्ट्रॉन जितनी एनर्जी लेता है उतनी एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो हमने इसकी एनर्जी 12.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखी है, मतलब 12.8 × 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी इसकी एनर्जी है, इसका ये मतलब है। और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 6.1 × 10⁻⁻19 जूल इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, इसकी वैल्यू, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, आई एम सॉरी, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, सॉरी, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल इसकी एनर्जी होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। ओके, सो यहाँ पर हमसे कहा गया है
कि फाइंड द डिब्रोगली वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन ऑफ एनर्जी 12.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो ये काइनेटिक जो एनर्जी दी गई है ये रेस्ट मास एनर्जी से कितनी कम ज़्यादा है। सबसे पहले तो आपको न्यूट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी निकालनी होगी। तो यहाँ पर आप ऐसे लिखोगे टू कंसीडर the formulation of neutron energy, क्या है neutron energy, calculate its rest mass energy first। एक बार कर लोगे तो अंदाज़ा लग जाएगा आपको। तो रेस्ट मास एनर्जी है m0c², तो इसकी रेस्ट मास एनर्जी के लिए मास है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर। तो 1.675 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 9 इंटू 10⁻16, और इसके कैलकुलेशन के हिसाब से इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.5075 इंटू 10⁻⁻10 जूल। लेकिन हमारे पास यहाँ एनर्जी दी गई है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, यहाँ एनर्जी जूल में है। तो क्या करोगे, इसको आप भाग कर दोगे 10⁻10 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। तो ये जूल है, इसको जब आप इससे डिवाइड करोगे तो आपके पास जो भी वैल्यू आएगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। तो बच्चों इसको जब हम लोग सब कुछ सॉल्व करते हैं तो यहाँ आती है 941.88 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो रेस्ट मास एनर्जी जो है वो न्यूट्रॉन कितनी है, 941.88 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये उसकी रेस्ट मास एनर्जी है। और आपके सवाल में आपको जो एनर्जी दी गई है वो है 12.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब है आपको जो दी गई एनर्जी है वो उस न्यूट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी से काफ़ी कम है। कहाँ 12, कहाँ 941। तो इसका मतलब आप सुरक्षा के साथ सेफली आप यहाँ पर रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के कोई नियम नहीं लगाओगे। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के नियम तब लगते जब ये एनर्जी 12.8 ना हो करके 1012.8 होती। तो अगर ये 1012 होती तो वो वैल्यू रेस्ट मास से ज़्यादा होती, तब आप यहाँ रिलेटिविटी के सिद्धांतों को इस्तेमाल करना शुरू करते। बट ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी बात है, ऐसा नहीं है। तो अब आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पूछ रहे थे डिब्रोगली वेवलेंथ को कैलकुलेट करो। तो डिब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन √2me यही फार्मूला यूज करेंगे। तो 6.62 इंटू 10⁻⁻34 √2 1.675 इंटू 10⁻⁻27 ई कितना है, ये है 12.8 गुणे 10⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 सब कुछ। मतलब अब आप मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में सब कन्वर्ट करके कर दोगे। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो कैलकुलेशन होता है वो होता है 8, इसकी वैल्यू आती है 8.04 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ओके, अच्छा एक चीज़ आपको मालूम है कि 10⁻⁻10 मीटर एक एंगस्ट्रॉम होता है। तो ऐसे लिख सकते हैं 8.04 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, और ये हो जाएगा एंगस्ट्रॉम। तो 8.04 इंटू 10⁻⁻5 एंगस्ट्रॉम, ये भैया इसकी वैल्यू आ गई। तो ये जो आपका न्यूट्रॉन है, ये जब इतनी एनर्जी से मूव करेगा तो ये 8.04 इंटू 10⁻⁻5 एंगस्ट्रॉम के बराबर होगा। ये बहुत छोटा, एंगस्ट्रॉम ऐसे बहुत छोटी चीज़ होती है, उससे भी 1 लाख गुना छोटा है। अच्छा, चौथा क्वेश्चन, भाई तो सिंपल सा क्वेश्चन लिख दिया मैंने। अ पार्टिकल ऑफ चार्ज Q एंड मास M इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट
थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस V। ठीक है, V पोटेंशियल डिफरेंस है जिसमें कि एक चार्ज है जिसकी वैल्यू Q है, उसका मास M है, वो चल रहा है। फाइंड इट्स de Broglie वेवलेंथ। अच्छा, de Broglie वेवलेंथ क्या होगी ये निकालो। ठीक है, और कैलकुलेट करो de Broglie वेवलेंथ अगर उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 50 वोल्ट है। तो एक तरह से तो ये हमसे एक डेरिवेशन जैसा कुछ पहले तो पूछ रहे हैं, पहले तो ये हमसे कुछ डेरिवेशन जैसा पूछ रहे हैं। तो भाई इसका तो सीधा सा जवाब यही होता है कि जैसे काइनेटिक एनर्जी है ½ mv², और किसकी वजह से चल रही है, ये एनर्जी है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस V है तो जो इसकी एनर्जी होगी चार्ज पार्टिकल की, जिसको Q कह रहे हैं, ये होगा Q टाइम V, उसके ½ mv² के बराबर होगी। तो यहाँ से V बराबर क्या लिख सकते हो, 2QV बाई M √ ये हो जाएगा। V की वैल्यू है ये। अच्छा, लेमडा क्या हो जाएगा, लेमडा बराबर हो जाता है HMV, तो ये हो जाएगा HMV की जगह पर √2Q, ये V पोटेंशियल है, अपॉन M। अच्छा, तो अब आप ये वाला M इससे कटेगा तो यहाँ बचे, ये वाला M कटेगा तो √M बचेगा, तो ये फार्मूला हो जाएगा H/√2QV × M। और ये देखो वही है जैसे पहले हमने कहा था ना, अगर E की जगह पर आप Q टाइम V कर दोगे तो ये तो आएगा 2QVM 2MQV, एक ही चीज़ है। तो इस तरह से लेमडा की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। डेरिवेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो छोटा सा डेरिवेशन आप यहाँ पर इस तरह दिखा सकते हो, ये है। फिर अगला सवाल ये आपसे कह रहे हैं कि वेवलेंथ निकालो तब जब इसकी वैल्यू 50 वोल्ट हो। तो 6.62 × 10⁻⁻34 है, √ है 2 है, 1.6 × 10⁻⁻19 होता है, ये है 50 है, M कितना है, M कौन सी पार्टिकल है, पार्टिकल ऑफ चार्ज Q, इलेक्ट्रॉन मान ले, 9.1 × 10⁻⁻31, मेरे ख्याल से मुझसे छूट गया है इसमें कहने के लिए। इलेक्ट्रॉन मान लो, अगर इलेक्ट्रॉन मानोगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मास लिख दोगे, अगर क्वेश्चन में न्यूट्रॉन दिया गया है तो न्यूट्रॉन का मास लिखना पड़ेगा, तो हमने इलेक्ट्रॉन मान लिया फॉर इंस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या सब कुछ छूटा तो नहीं, 2 है, Q है, V है, M है, तो लेमडा की वैल्यू यहाँ कितनी आएगी, कैलकुलेट करके जो मैंने इसको रखा है 1.735 1.735 × 10⁻⁻10 मीटर या 1.735 एंगस्ट्रॉम। ओके, ये आपका इसका हल हो गया। ठीक है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बट सबसे बढ़िया क्वेश्चन तो अभी तक मैं 3 कहूँगा, जो क्वेश्चन नंबर 3 था, जहाँ रिलेटिविटी जैसा कुछ बात हम लोगों ने की थी। अगर देखो एक उस खास बात ये है कि अगर इसमें आपको रिलेटिविटी वाला कोई झंझट नहीं भी मालूम है तो भी आपके पास E दिया है, आप सीधे फॉर्मूले में रख करके आंसर निकाल सकते हो, है ना, आप सीधे निकाल सकते हो। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा चीज़ मैंने आपको बताई ये रियलिटी है, ये वास्तविकता है जो कि एग्जिस्ट करती है। ठीक है, लकीली हमारा सवाल जो कि रिलेटिविटी हमारे सिलेबस में नहीं है। अब देखो यहाँ टेक्निकलिटी क्या है, रिलेटिविटी सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में ना होने की वजह से जब क्वेश्चन पेपर सेट किए जाते हैं, करे जाएंगे, तो टीचर की एक नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि वो उस चीज़ पे आप सवाल ना पूछे जो कि रिलेटिविटी का है। लेकिन अब से पहले जब रिलेटिविटी हमारे सिलेबस में थी तो जो कि रिलेटिविटी पढ़ चुके होते थे आप, और उसके बाद क्वांटम पढ़ते थे, तो क्वांटम के क्वेश्चन में रिलेटिविटी का यह हिस्सा डालना एक तरह से टफ क्वेश्चन बनाने की एक बात होती थी। बट अनफॉर्चुनेटली रिलेटिविटी अब हमारे सिलेबस से हट चुकी है, तो वो, लेकिन दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन, क्या कहें इसके बारे में। और क्वेश्चन नंबर 5 देखो, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द de Broglie वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन ईच हैविंग द काइनेटिक एनर्जी एज 20 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इन्होंने सवाल ये कह रहे हैं कि एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों को
20 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दी गई तो वो चलना शुरू किए होंगे, तो उनका कुछ डी ब्रॉगली वेवलेंथ आया होगा। तो आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो निकालना है। क्या आप ये सोच रहे हो कि दोनों का डी ब्रॉगली वेवलेंथ बराबर होगा? चूंकि दोनों की एनर्जी बराबर है। इस फार्मूले में देखो, अगर एनर्जी बराबर है तो वेवलेंथ क्या बराबर होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हल्का होता है, इलेक्ट्रॉन हल्का होता है, और प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन है, हाँ, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से भारी होता है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए जब आप m यहाँ कम रखोगे तो सब कुछ सेम होने के बावजूद भी मास कम है, इसलिए उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। प्रोटॉन के लिए जो मास है वो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होगा, तो सब कुछ सेम होने के बावजूद भी चूंकि m ज़्यादा है तो उसका वेवलेंथ कम होगा। तो हमारे इस क्वेश्चन के अंदर हम सेम एनर्जी से चल रहे प्रोटॉन और सेम एनर्जी से चल रहे इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ी हुई जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ्स होंगी उनमें एक अंतर देखेंगे। वो अंतर इसलिए होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास जो होता है वो अलग अलग होता है, इसलिए आपको ये अंतर दिखाई पड़ेगा। तो इस तरह से तो ये सवाल सीधा सही रह जाएगा, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया क्योंकि आपको कैलकुलेशन एक बार इलेक्ट्रॉन के लिए करनी पड़ेगी, एक बार प्रोटॉन के लिए करनी पड़ेगी। तो गिवन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, गिवन E 20 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 20 इंटू 10⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, इतने की बात हो रही है, इतनी एनर्जी है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन kg ऐसे है। तो हम पहले लिखेंगे लेमडा फॉर प्रोटॉन, p फॉर प्रोटॉन, h/√2m मास ऑफ प्रोटॉन इंटू एनर्जी 6.62 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई 2, मास ऑफ प्रोटॉन है 1.67 इंटू 10⁻⁻27, ठीक है। E है इतना रख दो, 20 × 10⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये सब जोड़ जाड़ के जब आप आओगे तो आपके पास आंसर आएगा 6.4। ये आपके पास आंसर होगा 6.4 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, -15 मीटर, ओके, मीटर लेमडा फॉर प्रोटॉन। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के लिए यही सब कुछ रहेगा। आई होप आई एम नॉट वेरी फास्ट, चीज़ें आप समझ पा रहे होगे। इन केस अगर आपको कोई क्या लिखना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखना है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू 20 इंटू 10⁻6 1.6 10⁻⁻19। तो लेमडा ई जो होगा तो प्यारों में कितना आएगा? इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.74 इंटू 2.74 इंटू 10⁻⁻13 मीटर। और अगर आपसे कहा जाए कि लेमडा पी रेशियो लेमडा ई हो, मतलब इसको इससे डिवाइड कर दें, तो ऑब्वियस सी बात है ये बड़ा नंबर है, 10⁻13 पावर है, 10⁻15 पावर है, छोटा नंबर है, तो ये जो रेशियो होगा ये लगभग 1:43 आएगा, क्योंकि वही 6 चौक 24, जैसे 6 देखो यहाँ 24 है, 6 चौक 24, वही उसी को बता रहे। ऑर्डर थोड़ा मैच करोगे, इसको आप गुणा भाग करोगे 10 से तो वैसे कुछ आ जाएगा, इससे मतलब इससे ये लगभग आएगा, वैल्यू कैलकुलेटेड है ये। ठीक है, तो इस तरह से हमने रेशियो निकाले। इस तरह से पूछ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कोई पार्टिकल यहाँ पर डाल सकते हैं और आपसे इस तरह के रेशियो भी पूछ सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो, हम कोई भी कोशिश कर रहे हैं कोई भी 2 क्वेश्चन एक ही जैसे ना हो, क्योंकि उससे कोई मतलब नहीं होता। अगर आपने एक क्वेश्चन किया
तो उस क्वेश्चन के पीछे की आत्मा को आप समझ जाओ कि कहना क्या, पूछना क्या चाह रहे हैं, उसके पीछे क्लिक पॉइंट क्या है, वो क्लिक क्या है, वो कौन सा क्या चीज़ है जो क्वेश्चन हमको सिखाना चाहता है। क्योंकि हर न्यूमेरिकल एक तरह की सिचुएशन होती है, वो सिचुएशन थ्योरी की किसी कॉन्सेप्ट को उभारती है। देखो न्यूमेरिकल्स ऐसे, ये बहुत आप लोगों ने सुना होगा, अरे न्यूमेरिकल थ्योरी पढ़ने से क्या होगा, थ्योरी पढ़ने से क्या होगा। ऐसा देखो, ऐसा होता है कि थ्योरी पढ़ना मतलब क्या है और क्यों है और कैसे हुआ, ये है जानना। बहुत सारे सवाल होते हैं थ्योरी को पढ़ने में। अब लोग पूछते नहीं है, बताते नहीं हैं, तो उनको लगता है थ्योरी तो बस खाली परिभाषाओं का समूह है, पर ऐसा नहीं होता है। थ्योरी जो होती है वो बहुत सारे सवालों के जवाब होते हैं, वो बहुत पहले से चले आ रहे थे, वो कुछ नए सवाल खड़े होते हैं। तो थ्योरी अपने आप में किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस का कलेक्शन है थ्योरी। अच्छा, फिर उस कलेक्शन के दौरान कुछ विचार होते हैं जो शायद हम थ्योरी पढ़ते समय हमें नहीं लगता कि बहुत इंपॉर्टेंट सा थॉट है। जो न्यूमेरिकल बनाया जाता है, तो न्यूमेरिकल बनाने वाले जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो होता है जो थ्योरी को बहुत अच्छा समझता है, वही एक अच्छा न्यूमेरिकल बना सकता है। और ये सही भी है। एज ए स्टूडेंट भी अगर आप एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल सॉल्विंग स्किल लेना चाहते हो, देन यू हैव टू अंडरस्टूड द थ्योरी वेरी क्लियरली। तो वो जो प्रॉब्लम बनाने वाला व्यक्ति होता है, जो टीचर है, जो भी है, वो क्या करता है, उस छोटे से थॉट को जो कि थ्योरी के दौरान शायद उतना हाईलाइट नहीं हुआ है, बाकायदा उस सिचुएशन पर वो एक क्वेश्चन बनाता है, और उस क्वेश्चन में वो कॉन्सेप्ट उभर करके बाहर आता है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में। तो सामने वाले को देखने में लगता है अच्छा ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो जो मेन थ्योरी में जो चीज़ें हट रही थी उसको वो हाईलाइट करता है। जैसे ऐसा होता है ना, इसलिए सोचो कि आप ऐसे सोचो कि एक मूवी है जिसमें बहुत सारे किरदार हैं, 8-10 किरदार हैं उसमें फिर आप देखते हो कि एक किरदार बड़ा उभरा हुआ है जिसको जो लीड कर रहा है किरदारों को। क्योंकि स्टोरी को एक स्ट्रीमलाइन में करने के लिए डायरेक्टर को, राइटर को ऐसा करना होता है, किसी एक किरदार के एसोसिएट होते हैं बाकी किरदार, लेकिन बाकी किरदार भी अपना महत्व रखते हैं। फिर क्या हुआ, किसी ने एक छोटी सी क्लिप बनाई, किसी ने छोटा सा वेब सीरीज़ बनाई, किसी ने छोटी उसी मूवी के एक किरदार को, और उस वेब सीरीज़ ने उस पर्टिकुलर किरदार को हाईलाइट किया। तो मूवी के अंदर वो किरदार 10 में से एक पार्ट था, कोई और हीरो मेन था, जैसे आयरन मैन ऐसा है, लेकिन एक छोटा सा किरदार जो मूवी में छोटा दिख रहा था, जब उसको अलग से हाईलाइट किया गया तो आपको उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आई। द सेम थिंग इज ट्रू विद द न्यूमेरिकल्स टू। थ्योरी इज अ होल मेगा ब्लॉकबस्टर मूवी, lots of concepts are there, some extremely important, some super important, some are not very so important, but जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, वो उन सब नॉट सो इम्पॉर्टेंट्स के ऊपर भी बिल्डअप होता है, और तभी क्वेश्चन कठिन हो जाते हैं। न्यूमेरिकल तभी कठिन हो जाते हैं जब हमको लगता है अरे वो तो बहुत इंपॉर्टेंट था नहीं, लेकिन उस पर न्यूमेरिकल, उस पर एक सिचुएशन बन जाती है। तो न्यूमेरिकल को आप इस तरह से सोचो कि एक बड़ी कहानी में से एक छोटा सा किरदार कैसे उभार के लाया जा रहा है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन वहाँ पे आपको बनेंगे। और अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। दिस इज़ जब मैंने इस क्वेश्चन को पिक किया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलो इस तरह क्वेश्चन मुझे मिला और मैं इसको डिस्कस कर सकता हूँ। फाइंड द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बोहर्स फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन। ये दो कॉन्सेप्टों को मिलाने वाला कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन है, और कठिन क्वेश्चन है, कठिन है। अगर आपको ये नहीं मालूम कि बोहर के एटॉमिक मॉडल याद होना चाहिए, 12th की बात है, कि बोहर ने जब अपना एटॉमिक मॉडल दिया था तो उन्होंने उसमें एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात बताई थी, क्वांटम नंबर की बात बताई, इसको n कहते हैं। तो उनके हिसाब उन्होंने बताया कि जब न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन इस तरह से स्टेशनरी ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं तो हर ऑर्बिट में बंधे रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन, बाउंड होते हैं, और उस बाउंड होने की वजह से उनके पास एक बाइंडिंग एनर्जी होती है जो कि इस फार्मूले से दी जाती है। दिस इज़ द फार्मूला फॉर द बाइंडिंग एनर्जी। आप कभी इसको सोचो, माइनस एनर्जी, माइनस होने का मतलब क्या है कि ये वो एनर्जी है, इतनी एनर्जी हम इस एटम को दें तो ये एटम अपने ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन भेजेगा। अब देखो, n1 मतलब सबसे इनर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन, n2 मतलब सेकेंड ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन, n3 मतलब थर्ड ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप सोचना चाहते हो कि इस सबसे अंदरूनी इलेक्ट्रॉन को
अगर हम, अब खैर हाइड्रोजन में तो एक ही ऑर्बिट होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, मैं जस्ट थोड़ा जनरलाइज कर रहा हूँ। तो अगर सबसे अंदरूनी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को अगर हमें निकालना है तो हमें कितनी एनर्जी चाहिए, n बराबर 1 रख दो। तो हाइड्रोजन में चूंकि एक ही ऑर्बिट होता है, उसी को बोहर ऑर्बिट कहते हैं। तो बोहर फर्स्ट ऑर्बिट, यानी बोहर के एटॉमिक मॉडल की जो फर्स्ट ऑर्बिट है, इस क्वेश्चन को थोड़ा और ट्रिकी करने के लिए लोग कह सकते हैं कि बोहर्स फर्स्ट ऑर्बिट या बोहर्स ऑर्बिट, बोहर के ऑर्बिट में से निकालो। तो बोहर की ऑर्बिट कौन सी है, हाइड्रोजन की ऑर्बिट को ही बोहर ऑर्बिट कहते हैं, बिकॉज बोहर ने हाइड्रोजन मॉडल दिया था तो उनके ऑनर में ऐसा कहा जाता है। तो आपको n बराबर 1 रखना है, बिकॉज फॉर बोहर ऑर्बिट n इज ओनली 1, बिकॉज हाइड्रोजन एटम में एक ही ऑर्बिट होता है। तो En बराबर क्या हो जाएगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चूंकि n की वैल्यू आपने 1 रख दी इसलिए। अब ये नेगेटिव साइन आपको छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज नेगेटिव साइन सजेस्टेड ओनली द बाउंड कंडीशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, ये उसकी बाउंड कंडीशन है। तो आपको क्या लेना है, आपको ये देखना है कि एनर्जी जो है कितनी है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ चक्कर लगा रहा है, इसकी एनर्जी आपके पास आ गई है। अब आप इस इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकालोगे, तो h/√2me कर दोगे, 6.62 10⁻⁻34 जूल है, और √2 है, इलेक्ट्रॉन है 9.1 है, 10⁻⁻31 है, E है 13.6, लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो इसको जूल के साथ रखना पड़ेगा, 1.6 × 10⁻⁻19, और ये जो वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू कितनी आती है, 3.3 एंगस्ट्रॉम। तो अगर बोहर ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो वो जो चक्कर लगाता हुआ इलेक्ट्रॉन है, इट इज़ इक्विवेलेंट टू अ मैटर वेव, और उस मैटर वेव की वेवलेंथ 3.3 एंगस्ट्रॉम होती है। तो आई थिंक वी हैव फिनिश्ड 6 न्यूमेरिकल्स, 6 न्यूमेरिकल हम लोगों ने किए हैं, और ये सारे न्यूमेरिकल डी ब्रॉगली वेवलेंथ के ही चैप्टर के थे। इसके बाद आगे के जो 5-6 न्यूमेरिकल और हैं, वो हैं जो आप श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करते हो पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स के। तो अगले पोर्शन में हम डिस्कस करेंगे वो बाकी के 5-6 क्वेश्चन जो कि इसके हैं पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स के। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। और ये जो क्वेश्चन शीट है, ये आप ऐप से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप में से किसी ने ऐप नहीं डाउनलोड किया, आप डाउनलोड कर सकते हैं वो ऐप। इन फ्यूचर उसमें हम कुछ प्रोग्राम और भी डिटेल और भी इंजीनियरिंग के फुल लेंथ कोर्स, डिटेल्ड कोर्स लाएंगे, पर अभी फ़िलहाल वो सिर्फ हम एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जिस पे कि आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में आगे के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।